नमस्कार, स्वागत है आपका वैभव क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जिस पेपर का आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है कक्षा 10 मैथ, जो 12 अप्रैल 2022 को परीक्षा हुई है। इसी पेपर का रिव्यू आपको मिलेगा। इस वीडियो में आपको मैं पूरे प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर और साथ साथ उसके व्याख्यात्मक हल आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बहुविकल्पीय वाला, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी तो इसका सही विकल्प है तीसरा। समीकरण जो दिया गया है इसका विविक्तकर होगा, इसमें सही उत्तर है चौथा इसका। साइन ए बराबर 3/5 तो इसका सही उत्तर है 4/5। बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं सिर्फ विकल्प बता रहा हूँ, आगे व्याख्यात्मक उत्तर भी बताऊंगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा तो इसका वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल 3, 2:3 इसका सही उत्तर होगा। फिर 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है तो यक्स का मान होगा तो इसका सही जवाब आएगा 7। दो बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी तो इसमें आएगा 2√3 सरल करने पर, 2√2 सरल करने पर। अब दूसरा है कि सभी खंड कीजिए, तो इसके उत्तरों को आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि समीकरण द्विघात समीकरण 2x x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। मैंने इसको सरल करके पहले से रखा हुआ है, ज़्यादा समय ना नष्ट हो इसलिए इसको हम देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, जो समीकरण दिया गया था इसका एक मूल x है, इस समीकरण में मैंने x बराबर 3 रख दिया है और उसको सॉल्व करने पर k बराबर 1/2 आ गया है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री / 1 + tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें tan 30 की वैल्यू सिर्फ रख देनी और सरल करके मान आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने वैल्यू रखी है और इसको सरल किया है इस तरह से, सरल करने पर, और इस तरह इसकी वैल्यू √3/2 मिल गई हमें। तो अब अगला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर², 225 सेंटीमीटर² है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात, तो इसका वर्गमूल होगा 13, इसका वर्गमूल होगा 15, तो 13:15 इसका अनुपात होगा। इसको मैंने सरल भी किया है, ये देखते हैं इस तरह से। त्रिभुज 1 बटे त्रिभुज 2, फिर इनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग, फिर इसको सरल किया है 13/15 होगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कट जाएगा, भुजाओं में अनुपात 13:15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भारों का योगफल हो जाएगा, उनके समांतर माध्य से गुणा कर देंगे तो 547.2 kg आएगा इसका उत्तर। फिर तीसरे का पे पहुंच जाते हैं, तीसरे प्रश्न पे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो इसका HCF पहले मैंने ज्ञात किया है, वो आ गया है 4, और LCM भी ज्ञात कर दे रहे हैं। तो इसका सरल करने पर आंसर आएगा 9696। इसका सही जवाब 9696 होगा। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं तो जो होता है हमारा a1/a2, यानी जो समीकरण दे दिए गए हैं, फिर अनेक हल के लिए a1/a2, b1/b2, c1/c2 होता है। इसमें a1 b1 c1, a2 b2 c2 इस तरह से वैल्यू रखते हैं। a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू है 12, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है k। इसमें रखा है जब हमने इसको सरल किया, तिरछा गुणा बारते हैं 36, k² बराबर 36, k बराबर 6। इसका आंसर हो जाएगा k बराबर 6, यानी k की वैल्यू 6 आ गई। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC²। तो देखिए अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस तरह से बनेगा और कोण C समकोण बना दिया है हमने। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, AC और BC बराबर होंगी। अब कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण है AB का स्क्वायर, आधार AC² और लंब BC²। इस तरह से हो जाएगा AB² बराबर AC² प्लस BC की जगह पर हम AC लिख सकते हैं, तो क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC और BC दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो AB² बराबर 2AC², क्योंकि AC और BC बराबर है, ये हमें प्रूव करना था। AB² बराबर 2AC², ये प्रूव हो गया। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम देखते हैं, बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ले ली, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। इस पे वैल्यू हमने रखी 2πr और h की, इसको सरल किया तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी बेलन का वक्रपृष्ठ आ गया। फिर अगला प्रश्न है कि
दिया गया है HCF 306 और 657, 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए इसका दोनों का। तो LCM बराबर होता है HCF इंटू दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, यानी LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। जिसको मैंने सरल किया है, तो इस तरह से 22,338 इसका आंसर आ जाएगा, इसका LCM। फिर अगला प्रश्न है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री रखा, साइन को मैंने cos में चेंज किया, cos 90 डिग्री माइनस 3a हो जाएगा, cos a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ से दोनों तरफ हम कोणों की तुलना कर लेंगे, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, माइनस 3a a का पक्षांतर कर लिया, माइनस 4a हो गया, 26 को 90 को उधर ले गए, 90 माइनस 26 116 हो गया। फिर इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 29 डिग्री। अगला प्रश्न है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको भी मैंने सरल किया है, ये BC दीवार है और ये सीढ़ी से सटी हुई है, ऐसे लगी है 10 मीटर की, और दीवार जहाँ सीढ़ी टिकी हुई है वो 8 मीटर ऊंची है। हमें इस दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AB बराबर हो जाएगा लंब आधार AB बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसको सरल करने पर 36 है, 36 का वर्गमूल 6 आएगा, यानी सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की दूरी हो जाएगी 6 मीटर की, AB बराबर 6 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप भी लिखनी है। तो देखिए, एक 5.8 सेंटीमीटर का आप लोग रेखाखंड ऐसे खींचे होंगे, फिर एक न्यून कोण बनाती किरण ऐसे खींचे होंगे, AX इसमें 4:3 में इसको बांटना था, तो 4 और 3 यानी 7 चाप आपने बराबर दूरी के ऐसे यहाँ से शुरू करके लगाए होंगे। फिर यहाँ से इसको मिला दिया होगा आपने, अंतिम A7 को B से मिला दिया होगा। फिर क्या किया है आपने, इसको यानी हमें 4:3 में बांटना था, तो A4 से A7B के समांतर एक आपने रेखा खींच दी होगी जो AB को P पर काटती है। तो AB को P पर अगर काटती है तो AP अनुपात BP 4:3 हो जाएगा। यही आप नापेंगे जब AP 3.3 आएगा और BP बराबर 2.5 आएगा। ये लगभग में ऐसी वैल्यू आएगी नापने पर, 3.3 और 2.5 सेंटीमीटर ये आपका नापने पर आएगा। फिर अगला प्रश्न है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो माना संख्या x तथा y है, फिर संख्याओं का योगफल 27 है, संख्याओं का गुणनफल 182 है। हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस पर जब हम रखते हैं वैल्यू को x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू, तो इसको सरल करते हैं, तो इधर आएगा 27 का स्क्वायर 729 और 182 को 4 से गुणा करने पर 728। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से दो समीकरण हमें मिल गए, x प्लस वाई बराबर 27 और x माइनस वाई बराबर 1, ये दो समीकरण हमें मिल गए। इन दोनों समीकरणों को जो हमने सरल किया तो हमें x की वैल्यू आ गई 14 और y की वैल्यू आ गई हमें y की वैल्यू आ गई 13। तो संख्याएं 14 और 13 हो जाएंगी जो मैंने मानी थी x और y। फिर अगला प्रश्न है, उस रेखा पर जो अक्षों से a और b का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², हमें प्रूव करना है। तो उस रेखा का समीकरण जो अक्षों a तथा b पर अंतःखंड काटती है उसका समीकरण होता है x/a प्लस y/b बराबर होने समीकरण होता है। इसमें हमने इसको सरल करके इस तरह से इस रूप में लिख दिया है, bx प्लस ay माइनस ab बराबर 0। फिर सरल रेखा से किसी बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई p दी गई है प्रश्न में, तो इसका समीकरण भी मैंने लिख दिया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p बराबर 0। तो समीकरण 1 और 2 की हमने तुलना जब की तो a1 बराबर b आ गया, a2 बराबर cos अल्फा आ गया, b1 बराबर a आ गया और b2 बराबर sin अल्फा आ गया, c1 बराबर माइनस ab और c2 बराबर माइनस p। इस तरह से मैंने a1/a2 b1/b2 c1/c2 से पे जब इसको रखा तो इस तरह से b/cos अल्फा a/sin अल्फा माइनस ab/माइनस p आया। इसको मैंने पहले एक एक करके b cos अल्फा और माइनस ab/माइनस p लिख के जब लेकर मैंने सरल किया तो cos अल्फा बराबर p/a आ गया। इसको समीकरण 3 मैंने मान लिया। इसी तरह से आइए देख, इसी तरह से दूसरा वाला लेकर सरल किया, a/sin अल्फा बराबर ab/p हो जाएगा, sin अल्फा बराबर p/b हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 का जब हमने वर्ग किया तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बराबर p² a² प्लस p² b² हो गया।
अब जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं। उसमें पी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद में इसका पक्षांतर कर दिया, तो हमें ये प्रूव हो गया जो करना था हमारे प्रश्न में। फिर अगला प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए शंकु के आधार की परिधि होती है फार्मूला 2 पाई आर, यानी शंकु आधार वृत्ताकार होता है तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि का फार्मूला, इसमें पाई पाई कट के आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। अब ऊंचाई एच 5 सेंटीमीटर दी गई है। फिर हमने शंकु के आयतन को हमें ज्ञात करना था, शंकु के आयतन के फार्मूले पे इसको रखा और इसको सरल किया जब हमने, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। या फिर अगर पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 तो 5280/7 सेंटीमीटर, या दशमलव में अगर इसको चेंज करते हैं तो 754.28 सेंटीमीटर। फिलहाल आप पाई में ही रखिएगा तब भी ठीक है, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता ₹18 है, लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है क्वेश्चन, आइए इसको लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसकी सारणी को तैयार कर लिया है। आइए देखते हैं, इसका माध्य निकालना है, माध्य दिया गया है, हम इसको निकालना है इसकी इसमें एफ की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसका मध्यमान निकाल लिया और मध्यमान और बारहमारता का गुणा कर लिया। आप सारणी को देख सकते हैं इस तरह से। और फिर मैंने इसका योग कर लिया है, 752 प्लस 20 आ गया और 44 प्लस इसकी बारहमारताओं का योग आ गया है। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, फिर 752 प्लस 20 और 44 प्लस एफ, और ये मैंने तिरछा गुणा कर लिया, ये आ गया। और ये समांतर माध्य दिया भी गया, यानी माध्य वे 18 रुपये दिया भी गया है। तो मैंने इसको सरल किया जब तिरछा गुणा करके, तो इस तरह से 2f बराबर 40 और f बराबर 40/2, यानी f बराबर 20 आ जाएगा। यानी इसमें f की वैल्यू जो याद करनी थी ये 20 आ जाएगी इस तरह से सरल करने पर। अगला प्रश्न है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना क्रमागत सम संख्याएं एक यक्ष है, तो अगली क्रमागत सम संख्या 2 जोड़ने पर आती है x+2 हो जाएगी। फिर प्रश्न में कह रहा है उनके वर्गों का योगफल, तो x² प्लस x+2 इसका भी वर्ग, दोनों का योगफल 244 है। सरल करेंगे जब इसको हम, तो हो जाएगा x² प्लस x², मतलब इसको जब सरल किया, ब्रैकेट को ऑफ किया, तो इस तरह से समीकरण आ गया लास्ट में हो करके x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। इसका मैंने मध्य पद को तोड़ने वाली विधि से, गुणनखंड विधि से इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो x प्लस 12x माइनस 10 इसके दो खंड आ गए, x बराबर -12 आ गए, वाला माइनस में आ रहा है इसलिए अमान्य होगा, क्योंकि सम संख्याएँ धनात्मक हैं, इसलिए x बराबर 10 हो गया। तो संख्याएँ एक 10 हो जाएगी और दूसरी उसमें 2 जोड़ेंगे, इसकी क्रमागत सम संख्या 12 हो जाएगी। संख्याएँ 10 और 12 हो जाएंगी, हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है OD 2 सेंटीमीटर है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको मैंने सॉल्व किया है। आइए देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। फिर चतुर्थांश का 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 उसमें दी गई है। इसको मैंने सरल किया इस तरह से, तो इस तरह आ गया है। सरल करने पर आप देख सकते हैं 77 इसको हम चेंज करके 77/8 लिख सकते हैं, इसको 7/2 लिख सकते हैं। हर का लासा लिया तो 8 आ गया, 4 से गुणा किया, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे, दशमलव में अगर बदलना चाहें तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो इस तरह से एक त्रिभुज मैंने बनाया है। पहले एक त्रिभुज ABC बना है, AB 5, AC 6 और BC 7 सेंटीमीटर है। फिर इसके संगत त्रिभुज AB' बनाया है। तो कैसे किया है, पहले ABC बना लिया है, त्रिभुज ABC त्रिभुज बना लिया था। फिर A से एक न्यून कोण बनाती किरण खींचा था जिसमें 7 क्रमागत चाप लगाए थे। फिर A5 को B से मिला दिया था। उसके बाद में यहाँ A7 से इसके समांतर एक रेखा खींच दी थी और इस जो बढ़ाई गई रेखा AB को B' पर मिलती थी। फिर B' से BC के समांतर एक रेखा खींच दी थी जो बढ़ाई गई रेखा AC को C' पर काटती थी। इस प्रकार AB' C' त्रिभुज की रचना हुई जो दी गई त्रिभुज की भुजाओं की 7/5
5 गुनी है। इसकी रचना के चरण भी मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इस तरह से आपने अगर लिखा होगा तो, या थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होगा तब भी कोई बात नहीं, आपने अपने हिसाब से जो भी लिखा हो। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। एक समीकरण, ये समीकरण दिए गए हैं, इसको हमें हल करना है रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर। कैसे हल किए हैं आइए देखते हैं। उससे पहले एक प्रश्न है 6वें का घ, इसको भी देख लेते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए गए हैं, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी थी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक उसकी संचयी बारंबारता सारणी बना लेते हैं। इस तरह से n बराबर 50 आ गया बारंबारताओं का योग। अब n बराबर 50 तो n/2 बराबर 25 हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग वो होता है जो उसकी n/2 से, यानी माध्यक वर्ग जो होता है वो n/2 अगर आ रहा है तो उसकी संचयी बारंबारता वाला टर्म होता है, यानी उसकी संचयी बारंबारता या तो 25 हो या 25 से ज़्यादा हो, वही वर्ग इसका माध्यक वर्ग कहलाता है। तो इसमें 27 वाले टर्म की संचयी इसकी संचयी बारंबारता 27 है, जो 25 से ज़्यादा है, तो यही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। इसकी लोअर लिमिट 20 हो जाएगी और इसमें हाइट हो जाएगी, इसमें जो डिफरेंस है वो 10 हो जाएगा और इसकी बारंबारता 12। फिर इससे, और CF होता है उस माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को CF कहा जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा CF 15। अब जो हमारा माध्यिका का सूत्र है वो है L + n/2 - CF × H/F। इस सूत्र में जब हम इस वैल्यू को रखते हैं L, H, F और CF को, तो हमारा 20 + 25 ऋण 15 × 10/12 हो जाएगा। इसको जो हमने सरल किया तो 20 धन 10 × 10/12, यानी 20 + 100/12। इसको और सरल किया तो 20 + 25/3, इसको सरल करने पर 28.33 इसकी माध्यिका आ गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। समीकरण दिया गया, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। इसके लिए समीकरण दिया गया है, हम मान लेते हैं इसमें 1/x - 1 बराबर a और 1/y + 2 बराबर b, y - 2 बराबर b मान लेते हैं। तो a हो जाएगा, तो इसको मैंने a मान लिया है, इसको b मान लिया है। फिर मैंने समीकरण में रखा है, तो समीकरण हमारा बन जाएगा 5a + b बराबर 2, और दूसरा समीकरण बन जाएगा 2a - b बराबर 1/3। इसको जब सरल किया है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है, तो आ गया 7a बराबर 2 धन 1/3, यानी 7a बराबर 7/3। a बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7/3 गुणे 7/7, 7/3 गुणे 7, यानी 7 से 7 कैंसिल होकर के a बराबर 1/3। a का मान समीकरण 1 में जब हमने रखा तो इस तरह से सरल करके b की वैल्यू भी 1/3 आ गई। अब b की वैल्यू 1/3 आ गई, a की वैल्यू 1/3 आ गई। हमने a और b को जो माना था वही हम फिर से यहाँ लिख देंगे। 1/x - 1 a था, इसको सरल किया तो x की वैल्यू यहाँ से हमें 4 मिल गई। फिर b बराबर मैंने माना था 1/y - 2, यहाँ से b की वैल्यू सरल करके 5 आ गई, y की वैल्यू सरल करके 5 आ गई। इस तरह से x और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, x बराबर 4 और y बराबर 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, एक नाव शांत जल में चाल 4 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव, जब धारा की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा जो हमें ज्ञात करना है, जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल 12 किलोमीटर, और चाल जब धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी 12/4 धन x समय हो जाएगा जाने में, और आने में लगा समय दूरी बटे समय, तो दूरी बटे चाल। तो चाल जब लौटेगी तो धारा के विपरीत लौटेगी, तो उसमें धारा की चाल माइनस हो जाएगी, यानी 12/4 ऋण x। फिर इस तरह से कुल लगा समय, दोनों समयों को जोड़ लेंगे और 8 से तुलना कर देंगे। दोनों समयों को जोड़ के मैंने 8 से तुलना की, इसको सरल किया है पक्षांतर करके। तो इस तरह से 96 बराबर 128 - 8x² है। 8x² का जब मैंने पक्षांतर किया तो आ गया इस तरह से सरल करके 32, और x² बराबर 32/8, x बराबर 4, x का वर्गमूल x² बराबर 32/8, तो x बराबर x² बराबर 4 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 2, यानी इसको मैंने सरल किया है तो x बराबर हो जाएगा, x² बराबर 4 आया तो x बराबर हो जाएगा 2, यानी जो धारा की चाल हो जाएगी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एक भूमि है, भूमि पर स्थित बिंदु x से मीनार मान लेते हैं, ये मीनार भी दी गई है, PQ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर हम क्या करते हैं,
और भी प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर, बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु मैंने ले लिया वाई, इससे इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, प्रश्न में दिया गया है। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई और पी यक्स की दूरी, यानी पी एक्स ज्ञात करना और मीनार पी क्यू की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज यक्स वाई जेड पहले ले लेंगे, त्रिभुज यक्स क्यू वाई जेड ले लेंगे। क्यू वाई जेड में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, क्यू वाई जेड में tan 45 डिग्री बराबर क्यू जेड बटे वाई जेड, ये हो जाएगा क्यू जेड बटा वाई जेड। यहाँ से हो जाएगा tan 45 की वैल्यू होती है 1 रखेंगे जब, तो तिरछा गुणा करने पर क्यू जेड बराबर वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद में वाई जेड बराबर एक्स पी, प्रमेय से वाई जेड बराबर एक्स पी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बन रहा है पी यक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बराबर एक्स पी हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज यक्स पी क्यू में हो जाएगा tan, ये हो जाएगा समीकरण 1 कह दिया इसको। फिर त्रिभुज यक्स पी क्यू ले लेंगे, यक्स पी क्यू पूरा त्रिभुज यक्स पी क्यू ले लिया, इसमें tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार tan थीटा बराबर, तो पी क्यू बटे पी एक्स, तो पी क्यू बटे पी एक्स tan 60 की वैल्यू √3 रख दी, पी क्यू बटे पी एक्स। अब पी क्यू में दो चीज़ें हैं, पी जेड प्लस क्यू जेड, पी जेड प्लस क्यू जेड मैंने रख दिया बटे पी एक्स है पहले से। अब एक्स वाई प्लस क्यू जेड लिख दिया, क्योंकि पी जेड बराबर एक्स वाई है, पी जेड बराबर एक्स वाई है, पी जेड बराबर एक्स वाई, आमने सामने भुजाएं समांतर चतुर्भुज की बराबर होने के कारण पी जेड बराबर एक्स वाई रख दिया बटे पी एक्स लिखा हुआ है। फिर √3 बराबर, अब उसकी वैल्यू 40 मीटर है ऊंचाई दी गई है, तो इस तरह से इसको सरल किया, रूट तिरछा गुणा करके 3 क्यू जेड बराबर 40 प्लस क्यू जेड, फिर इसको और सरल किया तो इस तरह क्यू जेड कॉमन ले लिया, 40 बटे √3 माइनस 1 आ गया क्यू जेड बराबर, और इसका हर की इसके हर का परिमेयीकरण किया तो क्यू जेड बराबर हो गया, परिमेयीकरण करने पर 40 बटे √3 + 1 अपान 2। तो इस तरह से क्यू जेड बराबर हो जाएगा सरल करने पर 20 + √3 + 1 मीटर। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा उसी, क्योंकि क्यू जेड और पी एक्स बराबर है तो पी एक्स बराबर भी 20 + √3 + 1 मीटर हो जाएगा। अब मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर हो जाएगी 40 + 20 धन √3 1 मीटर। मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर हो जाएगी 40 + 20 √3 + 20। ये कैसे होगी आइए देखते हैं। पी क्यू में दो चीज़ें हैं, पी क्यू में जो मैंने अभी चित्र बनाया था इधर, पी क्यू में पी जेड प्लस क्यू जेड है, मैंने पी जेड और क्यू जेड की दोनों वैल्यू को जब जोड़ दिया है, पी जेड भी की वैल्यू और क्यू जेड की वैल्यू दोनों जोड़ दिया है, तो इस तरह से ये हो गया है जोड़ करके 60 + 20 √3 मीटर। यहाँ पर 20 कॉमन लेने पर 3 + √3 हो जाएगा, √3 भी अगर कॉमन ले लेते हैं 20 √3 और √3 + 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। और पी एक्स में पहले ही निकाल चुका हूँ, पी एक्स बराबर 20 √3 धन 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इसी 7वें खाका अथवा क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है एक मीनार ए बी और क्षैतिज तल पर बिंदु ओ है। इस बिंदु ओ से हमें इसका कोण दिया गया 30 डिग्री, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कोण 40 मीटर आगे बढ़ते हैं तो कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाता है। हमें ज्ञात करना है मीनार ए बी की ऊंचाई। हम मान लेते हैं मीनार ए बी की ऊंचाई h है और ए सी की डिस्टेंस x है। अब त्रिभुज ओ ए बी में जब हम चलते हैं तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ओ ए हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख देते हैं, ए बी बराबर h हमने मान रखा है, हो जाएगा 40 + x, h अपान 40 + x, फिर तिरछा गुणा करते हैं तो h बराबर 40 + x अपान √3। फिर त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी इस त्रिभुज में, यानी tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी अपान ए सी, तो h अपान x, ए बी की वैल्यू h है और ए सी बराबर x हमने मान रखा है उस चित्र के में, तो x बराबर h अपान √3। अब x की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे, x की वैल्यू उठा करके हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम x में रखा तो h बराबर हो गया 40 + h अपान √3 अपान √3, इसको और सरल किया तिरछा गुणा करके h √3 माइनस h √3 पक्षांतर करने पर बराबर 40, 3h √3 गुणा 3 और h 3h हो जाएगा माइनस h अपान √3 था, √3 धरा है 40 √3 हो गया, 2h बराबर 40 √3, h बराबर 20 √3, h बराबर 20 √3 हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई जो h हमने मान रखी 20 √3 मीटर आ गई। इस तरह से ये पूरा प्रश्न पत्र का सोल्यूशन आपको मिल गया है। अगर आप वीडियो आपको पसंद अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उसको आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की, इसलिए वीडियो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। धन्यवाद।